आज पढ़ाना क्या है? जित जित मैं निरखत हूँ ना, जैसे जैसे मैं अच्छा लगता हूँ। निरखना मतलब अच्छा लगना, नहीं कहते उसके चेहरे पर निखार है, अच्छा लगना। इसको लिखा है पंडित बिरजू महाराज ने। ये कहानी नहीं है, साक्षात्कार है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू। हाँ, जब एक आदमी का इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार में सामने में प्रश्न पूछता है, तो उसी कहते हैं साक्षात्कार। तुमको मैंने खड़ा कर दिया, हाँ बोलो, कहाँ घर है, क्या करती हो, कहाँ तक पढ़ी हो, क्या क्या विषय लिए हो, अब तुम जवाब देती गई, तो इसी का नाम क्या हुआ? साक्षात्कार ना। तो ये साक्षात्कार है। कहानी की, हालांकि तुमको मैंने पहले बता दिया सब कहानी है, लेकिन कहानी की विधा होती है, उस विधा के अंतर्गत ये साक्षात्कार है ना। एक दिन बताए थे ना कि सब कहानी है, दुनिया में सब कुछ क्या है? संज्ञा है, लेकिन उसके भेद हैं। कोई जातिवाचक है, कोई व्यक्तिवाचक है, कोई भाववाचक है, कोई समूहवाचक है, कोई द्रव्यवाचक है, लेकिन है सब संज्ञा। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तुम लोगों को मालूम होगा। तो लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। एक अच्छे घराने में जन्म हुआ था। जहां इनका लखनऊ में घर था, वह कॉलोनी अच्छी कॉलोनी थी। हाँ, बड़े बड़े लोग, पूंजीपति, बड़े बड़े अफसर लोग रहते थे उस कॉलोनी में। उसको कहते हैं रिहायशी इलाका। क्या कहते हैं? रिहायशी इलाका। हाँ, शहरों में जो कॉलोनियाँ होती हैं ना, कुछ कॉलोनियाँ होती हैं, उसका नाम है गंदी कॉलोनी। हाँ, झुग्गी झोपड़ी बना हुआ है। लेकिन कुछ कॉलोनियाँ होती हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे मकान हैं, अच्छे अच्छे अफसर, अच्छे अच्छे पूंजीपति, उसको कहते हैं रिहायशी इलाका। वहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं सरकार की तरफ से। तो रिहायशी इलाके में इनका घर था। किनका? बिरजू महाराज का। और इनके जो पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे, सब एक ही कला से जुड़े हुए थे। उस कला का नाम था नृत्य कला। कौन कला? नृत्य कला। डांस, नाचना। वैसे तो रोना, गाना, नाचना सबको आता है, तुमको भी कहेंगे तुम भी कमर हिला दोगे। नाचने में तो कोई पढ़ाई नहीं पढ़ना पड़ता है। लेकिन सबसे अगर कहो डिफिकल्ट, कठिन नृत्य है, तो उसका नाम है कथक नृत्य। तो इनके पिताजी जो थे वो कथक नृत्य से जुड़े हुए थे। कथक नृत्य। उस जमाने में बड़े बड़े राजे और महाराजे अपने दरबार में कलाकार को रखते थे। हाँ, मनोरंजन के लिए। तो इनके पिताजी भी बहुत जगह रहे। अंत में लखनऊ से कुछ ही दूरी पर है रामपुर, कुछ ही दूरी पर है। उसी रामपुर से खड़ी हुई थी जयाप्रदा, जो हार गई। आजम खां वहां से जीत गए। जयाप्रदा नायिका, हीरोइन। जीतना हारना तो अलग बात है, वो जाने दो। तो रामपुर में एक नवाब रहते थे।
नवाब माने राजा। हाँ, राजाओं का भी जो राजा हो तो उसको कहते हैं नवाब। वैसे भी लखनऊ जो है ना, वो नवाबों की नगरी कही जाती है। हाँ, अभी भी उसका कुछ न कुछ अंश लखनऊ में देखने को मिलता ही है। तो इनके पिताजी रहते थे रामपुर में, नवाब के यहाँ। इनका जन्म हुआ लखनऊ में, पाले पोसे गए। उस समय एक बीमारी होती थी चेचक। हाँ, चेचक। चेचक दो प्रकार का होता था, एक छोटा एक बड़ा। छोटा उतना घातक नहीं होता था जितना बड़ा। बड़ा जिसको हो जाता था, एक तो कम चांस होता था बचने का। अगर कहीं बच गया तो वह देखने लायक रहता नहीं था, पूरा उसका फेस ही बदल देता था, कुरूप बना देता था। गाल पर इतना इतना गड्ढा, शरीर का कोई अंग नहीं होता था जहां की वो कुरूपता ला दे देता था, शरीर को बर्बाद कर देता था। पहले तो मैंने कहा कि बहुत कम बचता था, जो बच गया तो कुरूप। इतनी खतरनाक बीमारी होती थी वो। अब ईश्वर की कृपा, कोई बच गया तो बच गया, ये अलग बात है, नहीं तो नो चांस, 99% नो चांस। उस समय यही सब बीमारी चलती थी, हैजा, चेचक। हाँ, तो इनको भी हो गया। किनको? बिरजू महाराज को। लेकिन ये बच गए। बड़ा, लेकिन बड़ा हुआ था। एक कहावत है, जाको राखे साइया बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। हुआ था बड़ा, बच भी गए और नजर आता भी नहीं था। ईश्वर की कृपा, दिखता नहीं था, शरीर खराब नहीं हुआ था। हाँ, चेचक से। खैर, एक भाई बड़ा लाड़ दुलार में पाला गया। पिताजी भी इनको नृत्य की शिक्षा देने लगे। नृत्य की शिक्षा माने डांस, कथक नृत्य की ना। पिताजी जब आते थे रामपुर से घर तो इनको पढ़ाते थे, और जब जाने लगते थे तो उतना होमवर्क दे देते थे कि अगली बार जो आएंगे तब तक तुम होमवर्क करते रहना। उतना कोटा पूरा कर देते थे। लेकिन ये भी इतने तेज थे कि होमवर्क जो मिलता था इनका 8 दिन का, वो 3 दिन में समाप्त कर देते थे। हाँ, और अपनी माँ को बैठा करके सुना देते थे। जहाँ थोड़ी बहुत गलती होती थी तो माँ समझा देती थी, नहीं यहाँ पर ऐसा। पहला गुरु इन्होंने अपनी माँ को माना है। किसने? बिरजू महाराज ने, पहला गुरु। और जब इनके पिताजी आते थे तो तबला बजाना शुरू करते थे। नृत्य में तबला बजता है। और इनको कहते थे तुम डांस करो। तो ठीक है, डांस करो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जरा आदमी को भी देखोगे ना। अभी से बच्ची को कहेंगे डांस करो तो 1 घंटा कर देगी है। अब दिन भर कहेंगे डांस करो तो आदमी है, जानवर तो है नहीं, कितना करेगी, थक नहीं जाएगी।
छोटा बच्चा तबला पर डांस करवाते थे, वो पसीना पसीना हो जाते थे ये। अब फिर भी पिताजी कहते थे डांस करो। उसको कहते हैं रियाज, रियाज करवाते थे। पिताजी का सोच अलग था कि इतना इसको रियाज करा देंगे कि भविष्य में कभी इसको परेशानी नहीं होगी। लेकिन माँ का दिल अलग होता है। जब पसीना पसीना हो जाता था ना, तो इनकी माँ आती थी और इनका हाथ पकड़ करके और अपने पति से बोलती थी, आपको जरा भी दया नहीं है? अरे हुआ ना, 1 घंटा नचा दिए, नचा, अब क्या है, चलो। बच्चे पर दया तो माँ को आती ही है ना, तो लेके चली जाती थी। इस तरह से बिरजू महाराज ने अपने पिता से नृत्य सीखा। एक दिन की बात है, जब लखनऊ से इनके पिताजी रामपुर नवाब के यहाँ जाने लगे, तो बच्चे वाली बात होती है, इन्होंने कहा कि बाबूजी साथ में हम भी चलेंगे रामपुर। बच्चे को शौक होती है, तो कहा चलो। तो चूड़ीदार पैजामा कुर्ता पहने। वैसे तो बच्चा जो भी पहनता है बच्चा को अच्छा लगता ही है, तो पहन करके, रामपुर नज़दीक ही है, कोई खास दूर नहीं है लखनऊ से, तो रामपुर आ गए नवाब के यहाँ। नवाब ने देखा उस लड़के को, तो बड़ी प्यार से बुलाया, इधर आओ, क्या नाम है? कहा बिरजू। नाचते हो, नृत्य करते हो? राजा ने, नवाब ने यूं ही पूछ दिया, लेकिन लड़के ने जवाब दिया हाँ। राजा को विश्वास नहीं था कि इतना छोटा बच्चा डांस क्या करेगा। कहा हाँ। हाँ जानते हो? कहा हाँ। कहा करो तो। सिखाया हुआ था ही पिताजी का। इतना सुंदर डांस किया कि राजा का मन मोह लिया। किसने? बिरजू महाराज ने। नवाब साहब बहुत खुश हो गए और तुरंत आदेश दिया कि आज से इस बच्चे का परवरिश, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब राजकोष से दिया जाएगा और ये बच्चा यहीं दरबार में रहेगा। अब राजा का हुक्म कौन टालेगा? किसकी हिमाकत है? कोई टाल सकता है? मेरे हुक्म का तामील किया जाए। ठीक है भाई। लेकिन इनके पिताजी को बड़ा दुख हो गया कि बाप रे बाप, हम तो अपने बेटे को लाए थे घूमने, ये कहाँ फंस गया। राज दरबार में रहेगा, पढ़ तो पाएगा नहीं, तो उसका लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, हे बजरंगबली, अगर राजा साहब हमारे बेटा को छोड़ देंगे तो 1.25 रुपया का लड्डू चढ़ाएंगे। मन ही मन में कबूल लिया इनके पिताजी ने। ये चाहते थे कभी बच्चा है, पढ़े लिखे बड़ा होगा तब किसी दरबार में रहेगा, कोई बात नहीं है। अभी तुम अगर जाकर के अपने पिता से कहोगे बाबूजी 500 टका रोज नौकरी मिल रहा है हमको, हम कर लें, तो अगर तुम्हारे पिताजी समझदार होंगे तो बोलो क्या कहेंगे? नहीं, तुम पहले पढ़ो। बिना पढ़े तुमको मिल रहा है 500 टका, पढ़ लिख लोगे तो 1500 टका रोज का मिलेगा। पढ़ो, अभी तुम्हारा उम्र काम करने का नहीं है, अभी पढ़ने का है। हर एक चीज़ का उम्र होता है ना, कि बिना उम्र का ही कर दोगे। 2-4 दिन के बाद अचानक राजा के मूड में फिर क्या आया? राजा ने बिरजू महाराज के पिताजी से कहा पंडित जी। कहा हाँ महाराज। कहा इस बच्चे को, एक बच्चा है,
इसको घर पहुंचा दीजिए, ये पढ़ेगा लिखेगा बाद में रहेगा। कहा हाँ महाराज। और बिरजू महाराज के पिता यही चाहते भी थे। बड़े खुश हुए इनके पिताजी ना, और लेकर के चले गए अपने बेटे को। कहाँ? लखनऊ। हाँ, तुरंत लखनऊ में जाकर के तुरंत नहा धो करके और 1.25 रुपया का लड्डू चढ़ा दिया बजरंग। जय हो बजरंग बली। मनोकामना पूर्ण हो गई। बिरजू महाराज का एक दोस्त था, साथी, फ्रेंड, सहेली, हाँ, सखा, जो कहो। दोस्त भी होता है, मित्र भी होता है, सखा भी होता है, सहेली भी कहो उसको। और दोनों पढ़ते थे उन्हीं से, तो दोनों को पूरा सिखाते थे नृत्य कला। अब बिरजू महाराज के पिता को अगर कहीं से निमंत्रण आता था क्या करने का, नृत्य करने का, तो इसे दोनों को ले जाते थे। हाँ, अब पहले दोनों को नचाते थे, नाचो, अब खूब पैसा पड़ता था और सब इनके पिताजी उठा लेते थे। त्र्यंबकम जजामहे, परिश्रम करें हम, अब माल खाओ तुम। लेकिन गुरु थे, तब क्या बोलेंगे, गुरु गुरु, बात भी सही है, वो गलत नहीं था। वाजीबन तो यही होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम मेरे नज़दीक रह करके सीख रहे हो, तो अभी तुमको हम सिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ ले जाएंगे। तुमको तो किसी ने नहीं बुलाया है, हमको बुलाया है, हम ले गए, तुमको डांस करवाए, तो तुम्हारा तो और नाम ऊंचा हुआ ना, तब न तुमको वो लोग जानेगा। तो खैर होता था, तो इन्हीं दोनों को ले जाते थे और डांस करवाते थे। जो पैसा मिलता था अपने रख लेते थे काम। एक तो वो भी, दूसरा तो अपना बेटा ही था, ठीक है, बेटा ही था। अभी मान लो कि हम 4 लड़के को ले गए पकड़ा, अब पकड़ा में ले गए, अंताक्षरी में तुम लोग चारों जीत गए, तो मिला मेडल। बोलो मेडल किसका होगा? जी, स्कूल का होगा, कोचिंग का, तुम्हारा नहीं होगा, वो रखा रहेगा ऑफिस में। ये नियम है। तो जब पूरी शिक्षा हो गई तो बिरजू महाराज के पिता ने दोनों को कहा कि दोनों आदमी 500 रुपया दो, हाँ, तब गंडा बांधेंगे। बता रहे हैं, गंडा मतलब हुआ सर्टिफिकेट, मतलब कि तुम आज से मेरे शिष्य हो पूर्ण रूप से। पहले तो सर्टिफिकेट मिलता नहीं था, गुरु के ही नाम पर चलता था। और उतना पैसा मांग लिया उन्होंने कि 500 रुपया उस समय, बाप रे बाप, आज का 5 लाख हो गया। वो 5 लाख हुआ, कहाँ से लाता है? कहा ठीक है, 500 रुपया मिलेगा तब ना आपको देंगे। संजोग से इनके पिता को नहीं, तब तक इनका भी लोग नाम जान गए थे। पर्सनल बिरजू महाराज को एक निमंत्रण मिला, प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ये गए, दोनों दोस्त। जीवन का पहला प्रोग्राम था अकेले। अभी तक तो ये अपने पिता के साथ जाते थे, अपने जीवन का पहला था कि अकेले गए। अब वहां गया, जब प्रोग्राम दिया तो वो तालियों की गड़गड़ाहट, वो पैसों का खेल, इतना पैसा पड़ा कि दोनों आदमी ने आकर के 500 रुपया दे दिया। खुशी खुशी। पिताजी भी बड़े खुश।
अगर तुम मेहनत करके पढ़ करके कमाने लगोगे, जानते हो सबसे अधिक खुशी किसको होती है? माँ बाप को। भले उनको मत दो तुम, लेकिन उस दिन उनको अपार खुशी होती है कि आज मेरा पैसा क्या हुआ? सार्थक हुआ। आज जो मैंने अपने बेटे के पीछे मेहनत किया या पैसा खर्चा किया, वो सार्थक हुआ। बड़े खुश हुए। कौन? अब बिरजू महाराज ने भी सोच लिया कि पापा भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, घर बढ़िया से चलेगा, सब सोचता है। लेकिन अपना सोच कुछ होता वही है जो मंजूरे। अभी सोचे ही थे कि इनके पिताजी चल बसे, और ऐसे समय में उनके पिताजी चले गए जिस समय की इनके घर में 1 रुपया नहीं था। देखो भगवान की परीक्षा कैसी होती है। भगवान ना करे किसी को ऐसा कष्ट दे। भगवान जब किसी को मारना शुरू करता है ना, लड़के ठीक से बैठ, गोरखा, तो चारों दरवाजे क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। आदमी कहीं भाग नहीं पाता है। लखनऊ में अपना घर, नवाब के यहाँ रहते थे, अपने भी कमाने वाले, बेटा भी कमाने वाले, लेकिन संजोग देखो ऐसा खराब कि जिस दिन इनके पिता का निधन हुआ, इनके घर में 1 रुपया नहीं था। अब सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई संस्कार करने की। धर्म कहता है कि मरने के बाद जो माँ बाप को जलाओ, किसी से कर्जा लेके मत जलाओ, अपने पैसे का जलाओ, कि कफन तक का तुमको पैसा नहीं है। वही बात हुई। हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, दुकानदार भी हैं, कि कफन फ्री में दे देता है, ले दो भैया। ये बगल में परबत्ता है ना, वहाँ देता था पहले, फ्री में ले जाओ, पैसा नहीं लेंगे, बाकी सामान का पैसा लेंगे, कफन का नहीं लेंगे। लेकिन कोई फ्री का लेना चाहता नहीं भैया, काहे लगे भैया। हमारे पिताजी गरीब थे, कुछ थे, हम तो हैं, हम कमाएंगे, लेकिन फ्री में क्यों संस्कार करेंगे, फ्री में क्यों कफन पहनाएंगे उनको। इनके घर में 1 रुपया नहीं था। अब क्या होगा? चाचा से पैसा लिया इन्होंने। इनके चाचा का नाम था शंभू महाराज। उससे पैसा लेकर किसी तरह काम क्रिया समाप्त हुआ। पता नहीं इनके पिताजी के निधन के बाद भगवान रूठ गए थे कि क्या हुआ, पता नहीं। एक भी आमदनी नहीं, प्रोग्राम आता ही कहीं से नहीं था, कमाई 1 पैसा नहीं, सब बंद। कमाई बंद हो जाएगी, पेट तो बंद नहीं होगा, कि पेट भी बंद होगा? इसको तो रोज चाहिए ना। दुकान से, चाचा से, अगल से बगल से लोग पैसा लेता है, ले लेकर परिवार चलाने लगे। लेकिन क्या हुआ रे? लेकिन किसी से भी कर्जा तुम कितना बार लोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, यही ना। लोग तुमको इससे अधिक नहीं देगा। या दुकानदार भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए देगा, सब दिन के लिए नहीं देगा वो। इनके ऊपर इतना कर्जा गिर गया कि इनके समझ में नहीं आता क्या करें। नौबत आ गई कि अब घर को बिक्री करना, गिरवी रखना पड़ेगा घर को। पिताजी मर गए,
माँ को चिंता हो गई, पति के शोक में इनकी माँ भी बीमार रहने लगी। स्वाभाविक है, औरतों का सबसे बड़ा आधार कौन होता है? पति। सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, पति का शोक बर्दाश्त नहीं कर पाती औरतें। बीमार रहने लगी इसकी माँ भी। लेकिन बीमार रहने के साथ साथ एक चिंता और थी उसको कि अगर हम भी मर गए तो अपने बेटे की शादी देख नहीं पाएंगे, इसलिए मरने के पहले अगर बिरजू का शादी कर दें तो अच्छा है। औरत का सोच। अब बिरजू महाराज अपने कर्जा में डूबे, वो सोच रहे हैं कि 2 टका कहीं से हो कि कम से कम पेट में जाए। एक दिन बिरजू की माँ ने बिरजू से कह दिया, बेटा तुम शादी कर लो, लड़की हम देख लिया। कहा माँ। अब बिरजू माँ को देवी के समान, माँ का बात काटते नहीं थे, वो एकदम भगवान मानते थे, इसलिए इतने बड़े आदमी हो गए। जो बेटा बेटी अपनी माँ का बात मानेगा वह माँ की बात नहीं मान रहा, किसकी? देवी की बात मान रहा है। माँ देवी होती है, और जो बेटा बेटी माँ का अपमान करता है वो राक्षसनी होती है। तुम लोग राक्षसनी हो, माँ की बात मानती हो तब तुम ठीक हो। तुम माँ देवी होती है। अभी जो बैठे हुए हो ना, उसी माँ का देन है। तुम भले जो सोच लो, तुम माँ को गाली भी दे दो, माँ को मार भी दो, लेकिन फिर भी माँ तुम्हारी क्या चाहती है? भलाई चाहती है ना। अगर तुम माँ को मारोगे तो माँ क्या कहेगी? तो मरी जो, कभी भी नहीं कहेगी। वो मार खा के भी रह जाएगी, लेकिन वह हमेशा भगवान से दुआ ही मांगेगी, हमारा बेटा उन्नति करे, आगे बढ़े, पैसा वाला हो, धनवान हो। ये माँ होती है। वो हमेशा चाहती है कि हमारी भी उम्र लग जाए। किसको? बेटा बेटी को, वो हमसे भी अधिक जिए। वो होती है माँ। इसलिए अपनी माँ का कभी अपमान मत करो। माँ की बात सिरोधार्य जो है, ठीक है। बिरजू महाराज ने माँ को समझाया कि माँ तू शादी की बात कह रही हो, मकान गिरवी रखने का समय आ गया, तुम जानती हो? कहा हाँ बेटा मैं जानती हूँ, कर्जा से डूबे हैं, फिर शादी कहाँ से होगी? एक तो अपने खाने नहीं मिल रहा है और दूसरा गले में घंटी और बांध ले। माँ ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ मैं जानती तुमको शादी करना है। अब बिरजू महाराज को लगा बाप रे बाप, अब क्या करें? माँ की बात काट नहीं सकते थे। लेकिन घर में अगर एक बिल्ली भी बच्चा देती है ना, तो उसका भी भाग्य होता है। घर में अगर लड़की लड़का पैदा होता है तो उस बच्चे का भी क्या होता है? भाग्य होता है। अगर कोई माँ बाप कहता है कि मैं अपनी बेटी को खिला रहा हूं, तो बिल्कुल गलत। किसी को कोई खिलाता नहीं, खिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वही सबको देता है। माँ बाप तो एक माध्यम होते हैं यार, माध्यम होते हैं। सबको खिलाने वाला, पालन पोषण करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। पता नहीं बच्चों के ही भाग्य से बाप को पैसा मिलता है, ये भी होता है। कोई बच्चा होता है, जन्म लेता है, घर में पैसा आने लगता है खूब, उसी का भाग्य है, और चला जाता है तो पैसा भी चला जाता है। तो ये कहना गलत है कि हम तुमको खिलाते हैं, बिल्कुल गलत। तुम अपने भाग्य से खाती हो सकता है तुम्हारे भाग्य से हमको भी रोटी मिलती हो। हमेशा सोच रखो ये मत अभिमान करो कि मैं खिलाती हूँ किसी को। जी नहीं, खिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। माँ ने कहा नहीं बेटा तुमको शादी करनी ही है। बहुत दुखी हो गए, चिंता और बढ़ गई कि बाप रे बाप, शादी करेंगे, लड़की आएगी, वो घर में आएगी, नई नई दुल्हन, क्या सोचेगी? किस दलिद्र के यहाँ मेरा ब्याह हो गया? जिस घर में नमक तक नहीं है, स्थिति बड़ी खराब थी। लेकिन माँ की बात को टाल नहीं पाए वो, और कर्जा हो गया। शादी हो गई, शादी करके दुल्हन आई। जैसे ही आई कि उसके दूसरे दिन ही बिरजू महाराज को प्रोग्राम मिल गया। देखो ये होता है लक्ष्मी।
अब उस लड़की को पत्नी मानेंगे नहीं, लक्ष्मी कहेंगे। यही होता है भाग्य, यही होता है रास पैरा, इसी को कहते हैं। प्रोग्राम मिल गया तुरंत। अब प्रोग्राम मिला तो प्रोग्राम देने गए और एक ही प्रोग्राम में उतना पैसा मिला कि सारा कर्जा टूट गया। जी हाँ, इतना प्रोग्राम में मिला पैसा कि सारा कर्जा टूट गया। बिरजू महाराज के बड़े खुश हो गए कि चलो अब तो जिससे लिए थे कर्जा फिर उससे ले सकते हैं। जब चुकता कर दिए, जिस दुकानदार से लिए थे उसको पूरा पेमेंट कर दिए, अब तो फिर ले सकते हैं ना। इतनी खुशी हुई। लेकिन फिर दूसरे दिन एक प्रोग्राम आ गया। उसके बाद तो प्रोग्राम का झड़ी लग गया। एक के बाद एक प्रोग्राम, एक के बाद एक प्रोग्राम आने लगा। पैसे की बारिश होने लगी। जब आदमी को पैसा मिलता है ना तो आदमी की बुद्धि भी खुल जाती है। खूब पढ़े लिखे हो, पैसा नहीं है तो कोई बुद्धि नहीं है। अब मूर्ख ही हो लेकिन पैसा है तो सब बुद्धि है, धड़ाधड़। पैसे की बारिश होने लगी, बुद्धि भी खुल गई। मकान को अच्छा बनवा लिया, एक साइकिल खरीद लिया सेकेंड हैंड, यानी पुराना, चलाने आता नहीं था, खरीद लिया पुराना। चलाने लगे, किसी को धक्का मार दिया। अरे होगा ही यार, सीखने में तो होता ही है ना। जब नया नया सीखोगे ना तो ब्रेक बना है साइकिल रोकने के लिए, और जब कोई आदमी आगे में आ जाएगा तो ब्रेक अपने आप छूट जाता है। हाँ, और धक्का लग जाता है। लेकिन जब वेटरेंड हो जाते हैं हम लोग चलाने में तो क्या होता है कि अपने आप ब्रेक पे हाथ चला जाता है। अगर आगे में कोई अपने आप, वो हैबिट, आदत हो जाती है। हटाओ साइकिल, नहीं चलाएंगे। पैसा आ ही रहा था। उसके बाद इनके मन में क्या आया, स्कूटर खरीद लिया सेकेंड हैंड। हाँ, पुराना। और सीखने में सेकेंड हैंड ही बढ़िया होता है, क्योंकि सीखने में तो एक दो बार गिरोगे ही। नया खरीद लोगे, गिरोगे तो खराब हो जाएगा। तो सेकेंड हैंड ही खरीद लो, उस पर सीख लो। टूटेगा फूटेगा भी तो पुराना है ही है, उसके नया खरीद लो अपना। स्कूटर दिन सीख रहे थे, बिजली के पोल में धक्का मार दिया, उसको भी रख दिया, हट। अब पैसे की बारिश तो हो ही रही थी, रोज प्रोग्राम मिलता था, लाखों लाख कमाते थे। आज वही बिरजू महाराज मरे नहीं, जिंदा हैं, अभी भी हैं, जिंदा हैं। अब चल फिर नहीं पाते हैं, लेटे रहते हैं चारपाई पर। देखो कितना आलीशान घर उनका है, और दरवाजे पर एक नहीं 25-25 लाख की 4-5 गाड़ी खड़ी है जी, लग्जरी कार सब। उसके बाद उन्होंने भारत के बड़े बड़े शहरों में स्कूल खोल दिया, नृत्य कला खोल दिया। हजारों शिष्य और शिष्याएं हुई इनकी। स्कूल खोला कमाने के लिए नहीं, स्कूल खोल दिया। मान लो तेतरी में खोल दिया, स्कूल खोल दिया, और तेतरी की ये लड़की हमारी शिष्या है। खोल के मैंने क्या किया, इसको हेड बना दिया। लो तुम चलाओ, अब कमाओ खाओ तुम अपना। सोच देखो कितना अच्छा हुआ कि एक परिवार को आपने क्या दे दिया, नौकरी दे दिया कमाई का। नहीं, अब ये लड़की उसका हेड हो गई तो उसमें और तो पढ़ाने वाले होंगे, तो उतने का पेट तो चल रहा है। कितना बढ़िया काम किया समाज के लिए, किसने, बिरजू महाराज ने। इसी तरह शहर के हर एक शहर के शहरों में उन्होंने नृत्य कला की जो है स्कूल पाठशाला खोल दिया, और अपने नहीं सबको, जितने उनके शिष्य थे सब शिष्य को जहाँ का जो था उसको सौंप दिया, लो तुम चलाओ अपना। इसे दो बातें हुई। एक तो हुआ कि आदमी को कुछ काम मिल गया, दूसरी बात ये हुई कि जो नृत्य कला पतन की ओर जा रहा था फिर से वो क्या हो गया, जागृत हो गया, फिर से जग गया। लोगों को उस तरफ अभिरुचि होने लगी। हजारों शिष्य और शिष्याएं थी,
उसी में से एक शिष्या थी रश्मि वाजपेयी। अभी तुम 10वीं में पढ़ते हो, अभी तुम्हारा औकात नहीं है, हिम्मत नहीं होगा हमसे तुम कुछ पूछोगे। लेकिन जब तुम पढ़ लिख लोगे, बड़े हो जाओगे, एमए कर लोगे, और तब मिलेंगे कहीं तो प्रणाम भी करोगे, गप भी करोगे, बातचीत भी करोगे। सर आज हम ये कर रहे हैं सर, आजकल क्या आपका हो रहा है सर? हो जाता है, क्यों? उम्र बढ़ता है। अभी तुम मेरे विद्यार्थी हो, हिम्मत तुमको नहीं पड़ेगी हमारे बारे पूछने में। तो वही शिष्या थी रश्मि वाजपेयी। जब बड़ी हो गई तो उस समय तो बोलने की हिम्मत नहीं थी, बड़ी होने के बाद वही पहुंच गई कहाँ? बिरजू महाराज के पास, और उनका इंटरव्यू लेने लगी, साक्षात्कार। कि आप बताइए, अपने जीवन के बारे में बताइए, अपने विवाह के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। वो प्रश्न पूछती गई और बिरजू महाराज उसका उत्तर देते चले गए। इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा साक्षात्कार। न साक्षात्कार। कहानी का नाम है जित जित मैं। जब उन्होंने कहा कि मैं चेचक की बीमारी से ग्रसित हो गया था, लेकिन जब ये मंच पर उतरते थे रात में, तो कोई इनको पकड़ नहीं पाता था कि इनको चेचक भी हुआ था। कहीं दिखता ही नहीं, मेकअप कर लेते थे। एक नंबर 2, नृत्य कला में इतने माहिर थे ये, इतने माहिर। नृत्य कला जो है ना, बड़ा, उसमें भी कथक नृत्य बड़ा कठिन है। जब यहाँ तक काजल पहन लेते थे और डांस करते थे, तो इनके सामने में बड़ी बड़ी लड़कियां जो है वो भी फेल हो जाती थी। इतना कमर को लचकाते थे ये, पूरा बदन ही तोड़ देते थे ये डांस करने में। हाँ, मंच पर उपस्थित होने के बाद कोई पकड़ नहीं पाता था कि यही बिरजू महाराज है। गजब ही दिखते थे मंच पर जाने के बाद। ऐसा होता है इसलिए कि अभी हम साधारण में हैं, लेकिन जब मंच पर उतरोगे तो सजा दिया जाता है, मेकअप कर दिया जाता है, कपड़ा बदल दिया जाता है, आंखों में काजल पहना दिया जाता है। तो कौन पकड़ेगा रात में कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन जाता है। हाँ, लड़का लड़की बन जाती है। तो इतने माहिर थे नृत्य कला में कौन? पंडित बिरजू महाराज। ना घंटी बज गई।